लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप है कार्यक्रम किसान की बात में। किसान की बात कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है रजत आपका भी कार्यक्रम किसान की बात में। नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोता मित्रों को और नमस्कार और स्वागत आपका भी कुसुम कार्यक्रम में। जी रजत आज हमारे इस वर्ष का अंतिम दिन है और किसान की बात कार्यक्रम का भी इस साल का ये आखिरी संस्करण। बिल्कुल, और आखिरी संस्करण होने के नाते हम ये बता दें कि आज जब हम साल की आखिरी दहलीज पर खड़े हैं और कल 2021 जब हमारा स्वागत कर रहा होगा, बहुत सारी चुनौतियां तो हमारे साथ होंगी ही, लेकिन काफी सारी ऐसी बातें भी होंगी जो हमें इस वर्ष से याद रखनी होंगी। सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना युग लगभग इस पूरे वर्ष छाया रहा और हमारे अन्नदाता, हमारे किसान मित्रों ने अपनी हिम्मत न छोड़ते हुए पूरे देश का, पूरे जन समुदाय का साथ इसमें दिया और पूरे हौसले के साथ अपना फर्ज, अपना कर्तव्य धूप में, बारिश में, गर्मियों में खड़े होकर निभाया। तो रजत, क्यों ना हमारी आकाशवाणी की किसान की बात टीम की ओर से हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान मित्र हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करें और साभार उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें और उन्हें भी नववर्ष की अग्रिम बधाई से सुसज्जित करें। जी बिल्कुल, और उनके लिए क्या हम सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि जो अगला वर्ष है उनके लिए किसी चुनौती से भरा ना हो, बहुत ही खुशहाल रहे और बहुत ही तेजस्वी वर्ष के तौर पर 2021 उनके जीवन में आए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसान मित्रों के लिए और हर देशवासी के लिए जो अगला वर्ष है वो चुनौतियों भरा ना हो, खुशहाल हो और सभी आराम से स्वास्थ्य वर्धक कामनाओं के साथ अपने अपनों का ख्याल रखें और साथ ही हर काम को सुनियोजित तरीके से करें। रजत, सुनियोजित से याद आया, केंद्र सरकार इस वर्ष किसान मित्रों के लिए कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष लेकर आई, जिससे किसानों की आय दोगुनी होने में सहायता मिले। तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर गिरीश झा से। कार्यक्रम किसान की बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गिरीश झा और डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहेंगे FM गोल्ड के स्टूडियो में। थैंक यू प्रीति जी। आज जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं बार बार कृषि सुधार कानून है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हमारा और सरकार का, हम लोगों का एक ही ध्येय है कि जो हमारे किसान हैं वो समृद्ध बने, प्रोस्पेरस हो और सशक्त हो। और जब आप किसी को समृद्ध और सशक्त करने की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने 90s में जो है 1991 से है, हमने आर्थिक उदारीकरण किया था और उस उदारीकरण का आप ये समझ सकते हैं कि आज के डेट में इसी के कारण से बहुत डिस्पैरिटी हो गया है कि जो इनकम हम नॉन फार्म सेक्टर्स में, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में करते हैं वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका कारण ये है कि उस आर्थिक उदारीकरण के दौर में हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो वंचित रह गया। तो अब ये टाइम आ गया है जबकि हम कृषि में भी क्षेत्र में उदारीकरण करें और ये जो सारे जो कानून हैं उसी उदारीकरण के डायरेक्शंस में है। दूसरी बात यह है कि हम उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम ग्लोबल एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो अगर हमको एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव होना है तो हमको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या फेमस है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन कमोडिटी की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको वन कंट्री वन मार्केट की बात करना पड़ेगा। हमारा देश जो, तो किसान भाइयों को केवल उस APMC के तहत हम रेस्ट्रिक्ट करने से काम नहीं चलेगा। उनको ये पूरे स्वच्छंद रूप से वो देश के किसी कोने में और किसी के साथ भी करें। तो इसके लिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होने के लिए अगर आप दूध का एग्जाम्पल लें, फल फूल का एग्जाम्पल लें, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, क्योंकि उसमें देखेंगे कि आपने गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन हुआ। तो इस सब लॉ के तहत ये चाह रहे हैं कि जितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको खत्म कर दें। और साथ ही इतना ही है कि जो हमारे जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं और छोटे किसानों के पास इतना उत्पादन नहीं होता है कि वो हमेशा मार्केट जा सके। तो उनको अपने घर के पास कोई खरीदार मिलना चाहिए और ये जो कानून है उस दिशा में जो है अग्रसर है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे अभी भी 85% किसान जो हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं।
एक हमेशा लोगों के मन में ये आता है कि हम तो पहले भी खेत पे बेच लेते थे। आप जो पहले बेच लेते थे उसका कारण ये था कि जब शुरू में ये 60s में स्टार्ट हुआ था जो प्राइस कमीशन और FCI, उस समय ये हुआ था कि अगर आपका भाव मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है आप बाहर बेचिए, अगर कम है तो हम प्रोक्योर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा ग्रोथ हुआ प्रोडक्शन में, उस हिसाब से APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं पाया। तो APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं पाया तो जो कमीशन एजेंट थे ये अपने एजेंट को विलेज एजेंट के रूप में आपके पास बेचते थे, और आप जो बेचते थे उसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि आप APMC मंडी के बाहर नहीं बेच सकते। तो वो आपको इस चीज का बार्गेन करते थे कि हमें वहां भी कमीशन देना है, ये करना है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि ये जो आप कर रहे थे उसी को अभी भी 50% से ज्यादा उत्पाद APMC मंडी के बाहर बिकता था, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन उसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं था। अब आप कानूनन आप उस चीज को बेच रहे हैं, पहले आपके पास अधिकार है, अब आपके पास अधिकार है। तो अधिकार, कोई चीज सही करना और कहीं चीज चलता है, ये दोनों में अंतर है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और अगर आप प्रोसेसिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो नेचुरली आपको हम फ्रीडम देना पड़ेगा कि प्रोसेसर जो है एक समूह से, एक तरह की चीज से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाए, जिससे कि वो एक ही तरह का प्रोड्यूस वो ले पाए अपने प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद साथ साथ ये है कि देखिए, आप इन्वेस्टमेंट तो कभी कोई तभी करेगा जब उनको उसमें फायदा नजर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस तरह की कोई भी जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा, तभी प्राइवेट कंपनी आएंगी। और जब ये जो मिडिल मैन है वो चले जाएंगे, वो मिडिल मैन है तो कोई बात नहीं, वो चाहे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो किसानों के साथ तो ये नुकसान किसी को नहीं है। डॉक्टर गिरीश, हमें ये लगता है कि पहले अनसर्टेनिटी थी, अब सर्टेनिटी हो गया। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस तरह से आप प्रोग्रेस हो रहा है, आप वो कानून नहीं चला सकते हैं जो 60 और 70s में चला। आप उस समय हम डिफिशिएंट थे, अब हम सरप्लस हो गया। हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अब हमारे पास जो बफर स्टॉक है वो जितना चाहिए नॉर्म्स उसका 2 गुना से 3 गुना है, तो हमको बैलेंस करना पड़ा। लेकिन अभी भी हम एडिबल ऑयल 50% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो हमारी कंजम्पशन पैटर्न में जो चेंज आई, जो आहार शैली में चेंज आई, उसी तरह से कंज्यूमर का डिमांड भी चेंज हो रहा है। तो अब हम प्रोसेस प्रोडक्ट का डिमांड करने लगे, तो हमको उस दिशा में करना पड़ेगा। तो इस सबों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने ऐसे अमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं मतलब ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि हमें इस सरकार को, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हैं, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और समझने का, क्योंकि मैं फार्मिंग से खुद जुटा हुआ, मुझे पता है कि इससे किसानों को फायदा ही होने वाला है और उनकी आमदनी बढ़नी ही बढ़नी। जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना जो है नरेंद्र मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखता है इन सभी की वजह से। और वो जो सोचते हैं कि हमारे किसान मित्रों की आय दुगनी होनी चाहिए, वो मुझे कहीं ना कहीं अब दिख रही है। धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है और सारी चीज़ें उनके हक के लिए हो रही है और उनके फायदे के लिए हो रही है। डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि सुधार कानूनों और कृषि अवसंरचना कोष यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर अभी आपने हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश झा से ये जानकारी सुनी। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। एपीएमसी के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे।
ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। कुसुम, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसान मित्र से। किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ हैं एक किसान भाई। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, कृपया अपना नाम बताइए। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर सिंह जी, ये मालूम करना चाह रहे हैं आपसे कि अभी प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान निधि आपके खाते में पहुंच चुकी है। परिवार में और जो अन्य है उनको मिल रही है। अच्छा, और उनको ये अंतिम किस्त जो है वो पहुंच चुकी है? हाँ जी, पहुँच गई। जैसे आपके परिवार में जिन सदस्यों को सम्मान निधि मिल जाती है, तो इस सम्मान निधि का उपयोग करने से उनकी फसल में कितना लाभ हो जाता है? उससे खाद पानी का कुछ न कुछ बेनिफिट ही मिलता है। उससे कुछ न कुछ किसान जो गरीब आदमी तो उनको कुछ न कुछ हेल्प ही मिलती है। हेल्प मिल जाती है के लिए या पानी लगाने के लिए, तो उससे मदद ही मिल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जानकर ये अच्छा लगा कि सम्मान निधि आपके परिवार के सदस्यों के खाते में पहुंच चुकी है और उससे खाद पानी बीज में आप सभी को मदद मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। रणवीरी देवी। रणवीरी देवी जी, जो 2,000 की किस्त है सम्मान निधि के तौर पर आपके पास पहुंच रही हैं? हाँ, पहुंच रही हैं। काम में आ जाता है पैसा? हाँ, काम में आ जावे। तो उसके लिए आपको कोई चक्कर वगैरह तो नहीं लगाना पड़ता है, आसानी से आपके खाते में आ जाती है राशि? हाँ, 6,000 हमें साल भर में। साल भर में 6,000 आ जाते हैं? हाँ, आ जाए, कोई परेशानी नहीं आती है। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप है कार्यक्रम किसान की बात में। और किसान की बात कार्यक्रम में हम हर बार हर संस्करण में आपके लिए एक नया विषय लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है अनार में समसामयिक कार्य, और इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर OP अवस्थी, और इनसे बात कर रही हैं प्रीति।
आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ओपी अवस्थी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं। जब भी कोई स्वादिष्ट फल की बात होती है तो हमें आपकी याद बिल्कुल आती है। और अब तो हम सोच रहे हैं कि कोरोना का समय है, हालांकि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन कहते हैं कि इम्यूनिटी को कहीं न कहीं आपको बढ़ाना है। और हीमोग्लोबिन जो है हमारा जब नीचे चला जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो आज बात करते हैं अनार की, क्योंकि बहुत दिनों से हमने इस विषय पर बिल्कुल चर्चा नहीं की है। तो पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद प्रीति मैडम। और अनार की खेती की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण फल है ये, लेकिन इसके पोषण का क्या महत्व है और इसका सेवन क्यों करना चाहिए, ये हम आपके मुख से भी जानना चाहेंगे। देखिए, आपने पहले ही बताया कि अनार जो है बहुत ही ऐसा फल है जो कि इसके गुणवत्ता से भरपूर है इसमें, क्योंकि इसमें देखिए विटामिन के साथ साथ कई सारे खनिज लवण पाए जाते हैं और उसके बाद मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन सी भी रिच होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस फल में जो है इलेजिक एसिड पाया जाता है, और इलेजिक एसिड होने की वजह से ये फ्रूट्स जो है इससे जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट का महत्व अब आप देख ही रही हैं कि इस समय जो कोरोना का समय चल रहा है और कितना इसकी इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने की वजह से इसको जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी दिया जा सकता है। जो पेशेंट्स बहुत एनेमिक हो जाते हैं, जैसे कि होमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप कर जाता है, 6 या 7 हो जाता है, तो ये होमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। हमें याद आता है डॉक्टर साहब, कोई बीमार होता है या किसी को देखने जाते हैं तो हम फलों में अनार जरूर ले जाते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद है। चाहे जिस भी परिस्थिति में आप हो, अनार आपके लिए बहुत बेहतर है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर इसकी खेती होती है? दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादा दिखती है क्या? नहीं, एनसीआर में तो नहीं मैडम, लेकिन ये जो है जैसे कि इसकी खेती आमतौर पर के शुष्क, अर्ध शुष्क, इवन ये जो है शीतोष्ण वाले, जैसे कि जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे की जाती है। और इसकी खेती का रकबा जो है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में जो है इसकी खेती बहुतायत पे की जाती है। और साथ में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि कश्मीर है या उत्तराखंड है, ऐसे इलाकों में भी अनार की खेती जो है सफलतापूर्वक की जा सकती है। और अनार की जो है खास विशेषता है, खास करके अगर आप भारतवर्ष की अगर बात करें तो विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो अनार जो है पूरे 12 महीनों उपलब्ध होता है, क्योंकि इसमें 3 बहार होते हैं, अम्बे बहार होता है, मृग बहार होता है, हस्त बहार होता है। तो इस दृश्य से जो है भारत अपना विशेष स्थान रखता है। डॉक्टर साहब, निर्यात की संभावनाएं कितनी है? जाता है काफी? नहीं, अब जो है पहले 2005 तक तो जो है इसकी निर्यात बहुत उसमें नहीं होती थी, लेकिन इधर कुछ वर्षों से जैसे कि 2015 से जो है हमको जहाँ तक इसका वो डेटा का है कि कितना आयात होता है, तो इसमें लगभग 70,000 टन जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। तो बहुत अच्छी संभावना है और इसकी मूल्य भी जो है विदेशी मुद्रा में बहुत ज्यादा मिलती है और बहुत कॉस्टली भी होता है। बहुत महंगा होता है। तो अनार की खेती से हमारे किसान मित्रों को फायदा बिल्कुल होता है। कैसी मृदा होनी चाहिए डॉक्टर अवस्थी इसकी? मृदा देखिए, ये जो है शुष्क, अर्ध शुष्क और कम तापमान वाले क्षेत्रों में होता है, तो मृदा जो है इसमें या तो मिट्टी जो है बलुई होनी चाहिए या दोमट बलुई मिट्टी होनी चाहिए। ऐसे मिट्टी में जो है अनार की खेती बड़ा सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कुछ भूमि जैसे बंजर होती हैं, ये देखिए ये फल इतना अच्छा है कि बंजर भूमि में भी जो है अनार की खेती की जा सकती है। हो जाता है। हाँ, हो जाती है। और इसकी जो है मृदा की जो है पीएच जो है करीब 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर जमीन क्षारीय है यानी कि नमक है अगर भूमि में, वहाँ भी इसकी खेती की जा सकती है। जैसे कि 8 पीएच तक जो है अनार की खेती की जा सकती है। उसका जो विद्युत चालकता है वो 6 से 7 डेसीसाइमंड्स होना चाहिए और ईएसपी जो है 7 से 9 के बीच में होनी चाहिए। ऐसी मृदा जो है अनार के लिए उपयुक्त होती है और किसान भाई बड़ा सफलतापूर्वक इन क्षेत्रों में लगा सकते, ऐसे मृदाओं पे लगा सकते। डॉक्टर साहब, हमारी कॉलोनी में भी अनार के बहुत सारे पेड़ हैं। अब क्या बताएं आपसे कि एक पेड़ से जब हमने अनार तोड़ा तो बड़ा मीठा था और दूसरे पेड़ से तोड़ा तो उसमें स्वाद उतना नहीं आया। तो अलग अलग किस्में होंगी मेरे ख्याल से इसकी, या कहीं ना कहीं देख रेख में भी कोई अलग चीज होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है? हाँ, नहीं देखिए, इसमें जो है किस्में जो है अलग अलग होती है। किस्म तो अपना विशेष स्थान रखता है। जैसे कि अगर आप इस समय अगर किस्म की बात करें तो भगवा सबसे अच्छी किस्म है, जो 400-450 ग्राम का होता है। और उसके यहाँ इधर हो जाता है ये वाली भगवा? नहीं, यहाँ नहीं, ये महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में होता है। एनसीआर में
अभी इसकी इतनी खेती नहीं कर रहे हैं अनार की। तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, बेंगलोर में है, भगवा की ज्यादा वो कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े दाने होते हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं और फल जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, सिंदूरी कलर के होते हैं। फिर एक सोलापुर लाल आया है। तो जो आपने कहा कि किस्मों के बारे में, तो किस्में ये ऐसा होता है कि कुछ किस्म जो है काफ़ी मीठे होते हैं, किसके दाने जो है नरम होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है जो कॉलोनी में लगाते हैं, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स वगैरह में रहती हैं, कॉलोनी में लगाते हैं, तो उनको इसके बारे में ये नहीं ज्ञान रहता है कि हम ये किस्म लगा रहे हैं या ये फूल के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अनार में 2 किस्म होती है। अच्छा। एक तो जो खाते हैं, जैसे कि गणेश है, मृदुला है, भगवा है, ये सोलापुर लाल है, तो ये किस्में कुछ जो है शो के लिए लगाते हैं, जिसमें कि फूल बड़े सुंदर होते हैं, फूल बड़े सुंदर होते जी। हैं और छोटे से फल लगेंगे। तो वो जो है खाने के लिए नहीं होता है, कोई तो बड़े ही नहीं होते, वैसे ही छोटे छोटे रह जाते हैं। वो ऑर्नामेंटल होते हैं एक्चुअली। डॉक्टर साहब, कब और किस तरह से रोपण करना चाहिए, थोड़ा सा किसान मित्रों की तरफ भी देखते हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, सुन रहे होंगे हमें। बिल्कुल, देखिए ये जहाँ तक अनार का प्रश्न है, अनार जो सही समय कौन सा होता है लगाने का? इसका सही समय लगाने का होता है जुलाई अगस्त होता है। जुलाई अगस्त होता है। और जिन किसान के पास अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो वो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। और इसकी पौधे तैयार करने की विधि भी बहुत आसान होती है। किसान को जो है ये जरूरी नहीं है कि जाकर के पौधा नर्सरी से लाए या कुछ ऐसा करे। कोई अगर अच्छी किस्म उपलब्ध है, अपने इलाके में कोई अच्छी किस्म उपलब्ध है, तो 1 साल पुरानी टहनी लेकर के उसको कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकता है। 25 बाई 30 सेंटीमीटर का पॉली बैग ले ले, उसमें एक के अनुपात में, यानी कि बालू, मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाकर उसको भर ले और फिर कटिंग्स को जो है उसमें लगा ले। अच्छा। और वो जो है फिर जो है 6-7 महीने में तैयार हो जाते हैं और डायरेक्टली अपने फील्ड पे लगा सकता है। एक बार जो पेड़ लगाया हमारे किसान मित्रों ने, तो वो लगभग कितने वर्षों तक फल देता है? अच्छा फल? वो फल जो है 15 साल तक, 12 से 15 साल तक जो है। तो एक बार की मेहनत है ये? एक बार की मेहनत। एक बार लगाना हो तो आपने जो कहा था भगवा कहा था शायद ना? भगवा है, सोलापुर लाल है, आप लगा सकते हैं। ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ज्यादा कीमत वाले होते हैं? हाँ मैडम, ये दूसरे किस्मों की अपेक्षा, जैसे कि गणेश है या G137 है, फूले अरक्ता है, उसके कंपैरिजन में जो है भाव इसका ज्यादा होता है। जैसे कि भगवा जो है आराम से 80-90 रुपया, 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। इतना आकर्षक होता है और उसके एरियल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए कीमत अच्छी मिलती है इसमें। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में भी यही वैरायटी जाता है। मैं सोच रही थी कि और अच्छी एक्सपोर्ट की बात की है आपने अच्छी उपज की बात की है, तो खाद उर्वरक भी थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि बेहतर हो जाए उपज। हाँ, वो तो उस पर भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। जरूरी है। बिना खाद उर्वरक के तो कोई भी पौधा, चाहे अनार हो या आम हो, कोई भी पौधे अच्छी तरह से नहीं पनपते हैं। तो खाद के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो है शुरू के वर्षों में 250 ग्राम नाइट्रोजन देते हैं, 125 ग्राम जो है वो फास्फोरस देते हैं और 125 ग्राम पोटाश देते हैं। पहले 2 साल तक तो 250 ग्राम जो मैंने बताया, 250, 125, फिर तीसरे साल में जो है इसकी मात्रा जो है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 500 कर देते हैं, 500, 125। अच्छा, पौधा 6 साल का हो जाए तो उसमें 625 ग्राम जो है आपको नाइट्रोजन जाता है, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम। अच्छा, धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाता है। और मैं किसान भाइयों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने जो डोज बताया है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उसमें बताया है। लेकिन किसान जब भी देता है खाद को तो वो यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश के फॉर्म में देता है। तो उसको जो है बताई हुई मात्रा को, जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन 125 ग्राम, तो उसको 2.14 से गुणा कर ले तो यूरिया की मात्रा निकल आएगी। फास्फोरस को जो मैं बताया हूँ 125 ग्राम, उसको 6.25 से गुणा कर ले, वो फास्फोरस की सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा। तो मुझे लगता है हमारे किसान मित्रों को कहीं ना कहीं जानकारी थोड़ी होती है कि कैसे कैलकुलेशन और पोटाश को 1.60 से गुणा कर ले। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी हमने देखा है कि फल फट जाते हैं, तो वो क्या कारण होता है कि बीच से अनार ऐसे फट जाता है अपने आप? अनार में देखिए ये बहुत एक मुख्य समस्या है और इसके कई कारण होते हैं। एक तो क्या होता है कि वातावरण में अगर नमी कम होती है, नमी कम होने की वजह से भी फल फटते हैं। कई बार मृदा में जो है बोरॉन की कमी होती है, अगर मृदा में बोरॉन की कमी है तो उसकी वजह से भी फटते हैं। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिसकी मृदा में तो बोरॉन ज्यादा है लेकिन फल अधिक फट रहे हैं, तो वो जो है नमी की, वातावरण में जब नमी की कमी होती है उसकी वजह से ये होता है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अनार की खेती हमारे किसान मित्रों के लिए लाभदायक हो सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे? लाभदायक किसान भाइयों को इसलिए होता है क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि ये इसके 3 बहार होते हैं। आप चाहें तो 2 बहार इसमें बड़े आराम से ले सकते हैं। एक अम्बे बहार हुआ और एक जो है आपका हस्त बहार है। मृग बहार को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि मृग बहार में बीमारियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं
और ये चूंकि कैश क्रॉप है, ये कैश क्रॉप है, मतलब बाजार में बेचिए और आप इमीडिएटली आपको प्राइस मिल सकता है। तो ये कारण है। दूसरा ये है कि ये काफी शुष्क क्षेत्र में भी हो सकता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी हो सकता है, शीतोष्ण क्षेत्र में भी हो सकता है। तो इसकी मार्केटिंग इस वजह से जो है इसकी प्राइस जो है बहुत अच्छी मिलती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर जो है इसमें मार्केटिंग की संभावना बनी रहती है। तो अनार खाएं, खुश रहें। और डॉक्टर साहब से जो चर्चा हुई बहुत बढ़िया हुई, और मैं चाहूंगी कि जो हमारे किसान मित्र सोच रहे हैं कि किस हम अनार की खेती करें, तो इस दिशा में सोच सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। और जब डॉक्टर साहब पहले आते हैं, कभी आंवला पे बात करते हैं, कभी बेर पे बात करते हैं, कभी किन्नू पे करते हैं, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण फल था जिस पर हमने चर्चा की। आपका पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अनार में समसामयिक कार्य विषय पर ये बातचीत डॉक्टर ओपी अवस्थी से, और इनसे बात कर रही थी प्रीति। बिल्कुल। और अब समय हो चला है कार्यक्रम के एक और महत्वपूर्ण घटक का, जो कि जुड़ा है मौसम और बाजार की गतिविधियों से। मौसम की क्या हलचल है और इसके साथ साथ बाजार ने क्या उछल कूद मचाई है इन दिनों, आइए लेते हैं एक संक्षिप्त जानकारी। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की स्थिति 4 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 35% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा पश्चिम दिशा रहेगी। ऐसे मौसम में तापमान को देखते हुए सभी फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज का बाजार भाव कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले फलों की बात करें तो शरीफा 160 रुपए, सेब 120 रुपए, संतरा 30 रुपए और अमरूद 50 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। सब्जियों में मशरूम 100 रुपए, टिंडा 20 रुपए, प्याज 20 रुपए और तोरी 30 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहे हैं। तो ये था आज का फल व सब्जियों का बाजार भाव। रजत, अब कार्यक्रम के उस पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम अपने जितने भी श्रोता हैं, किसान मित्र हैं, सभी से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने सभी सुनने वालों से कहना चाहेंगे कि यदि आज के इस विषय से संबंधित या फिर किसान की बात कार्यक्रम के किसी भी विषय पर अपनी कोई आप राय, जानकारी या प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। कार्यक्रम का अगला संस्करण यानी कल 1 जनवरी 2021 साल का पहला दिन और साल का पहला किसान की बात कार्यक्रम अपने साथ किस विषय को लिया होगा, एक जानकारी इस विषय पर भी दे दी जाए। जी बिल्कुल, हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा ये, और आप 3:10 से 3:40 तक स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं, विषय पर जानकारी ले सकते हैं। विषय है रबी फसलों में फव्वारा और टपकदार सिंचाई, और इस विषय पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर मनोज खन्ना। आपको फोन नंबर्स कार्यक्रम की शुरुआत में मुहैया करा दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारा SMS नंबर होगा 53010, जिस पर आप अपना सवाल अपने नाम के साथ हमें टाइप करके भेज सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के संस्करण में और साल के इस अंतिम दिन में हम एक बार फिर से अपने किसान मित्रों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारा हर स्थिति परिस्थिति में साथ दिया। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार और उसकी योजनाओं परियोजनाओं का भी, जिन्होंने भी कदम कदम पर अन्नदाता का साथ दिया और कदम ताल मिलकर चले। तो इसी के साथ दीजिए कुसुम और रजत को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।